इस वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ कंपनीज में मेनली आपको ये सीखना है कि टैक्स पेबल यानी कि टैक्सेबल लायबिलिटी कैसे बनेगा। बस आपको फिर ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे। अगर आपने मेरी असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी टैक्सेबल लायबिलिटी यानी कि टैक्स पेबल था, ठीक है। तो भाई ऐसे ही सेम असेसमेंट ऑफ कंपनीज में भी है, लेकिन यहां के बाद से यानी कि 5th पॉइंट से परसेंटेज में, रेट में चेंजेस आने लगते हैं। तो पूरा यही आपको नहीं कॉपी करना है, पहली चीज। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पे जब आप असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करते थे तो उसके पहले आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता था। फिर बुक प्रॉफिट के बाद आप इस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते थे टोटल इनकम, इतना बड़ा ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद आप एलोकेशन ऑफ इनकम करते थे और मेनली इस वाले टोटल इनकम से आप फिर यहाँ पे सॉल्व करते थे। तो क्या आपको असेसमेंट ऑफ कंपनीज में भी ये सारा ऐसे इतना बड़ा फॉर्मूला करने की जरूरत है, ऐसे टोटल इनकम बनाने की जरूरत है? तो नहीं। कहने का मतलब कि ऐसे जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन फॉर्म वाले में तो था कि आपको वैसे पहले सॉल्व करना ही था। यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बस सारे मतलब कि जो हाउस प्रॉपर्टी हुआ, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हुआ, उसके बाद हो गया आपका कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, इन सब का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन सबको आप ऐड करोगे तो आपका क्या आता है, जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसके बाद ये कुछ डिडक्शंस हैं जो कि आपको आने चाहिए, और इन डिडक्शंस को जब आप लेस करोगे तब जाके आएगा आपका टोटल इनकम, ठीक है। तो अब भाई देखो, इतना आप 6 सेमेस्टर में हो तो मुझे इतना पता है कि आप लोग को ये सब तो पता ही होगा बेसिकली कि जीटीआई कैसे कैलकुलेट होगा, डिडक्शन कैसे होगा। बाकी इसमें भी जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो लगभग सारे ही क्वेश्चन में आते हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाओ और उसके बाद वहां पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आप देखो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जैसे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का, इसका आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्सेस का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको हाँ, ये डिडक्शंस वाला। तो डिडक्शन में सारे डिडक्शन आपको नहीं देखने हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग डिडक्शन, तो 80G तो भाई मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसमें जाओ और यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा 80G वाला वीडियो, तो वो एक बार देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर 80GGA है, तो 80GGA यहाँ पे दे रखा है। फिर GGB भी बोला है तो वो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है 80IB भी है इसमें, ठीक है। तो मतलब जो जो कुछ है ऐसे जो कि जैसे 80IB, तो ये इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कुछ जो रिडक्शन का आपको यहाँ मिल रहा है वो आप पढ़ लो, लगभग उतने से ही क्वेश्चन आता है, और बाकी का एक बार आप लोग बेसिक आइडिया डिडक्शन वाले चैप्टर से ले लेना, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली आप करके टोटल इनकम निकाल दोगे, ठीक है। अब इतना सा मैंने क्यों बताया कि टोटल इनकम आपको निकालना आना चाहिए? भाई बिना टोटल इनकम निकाले आपका आंसर थोड़ी ना हो जाएगा। बस यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता था कि जैसा असेसमेंट ऑफ फॉर्म में एक अलग से फॉर्मूला था टोटल इनकम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो अभी तक आप पढ़ के आए हो उसी में से किसी भी तरीके से आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना होगा। और जैसा कि आपको पता है कि टैक्स पेबल यानी कि टैक्सेबल लायबिलिटी में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक। अभी तक जो मैंने बताया वो सब एक इंट्रोडक्शन था, ठीक। तो असेसमेंट ऑफ कंपनीज में इसमें हम इस चैप्टर को इस वीडियो में कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंपनीज में क्या बनाना है वो कवर करेंगे। डोमेस्टिक कंपनीज में 2 तरीके के टैक्सेबल लायबिलिटी बनाने होते हैं। एक जैसे हम नॉर्मल बनाते आए हैं, लेकिन उसमें यहां के बाद से रेट्स में चेंजेस हैं, तो वो सब अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपको बनाना होता है इसमें मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, तो वो भी मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर इन दोनों को कंपेयर करके, यानी कि इसमें जो टैक्स आता है और जो यहां पे टैक्सेबल लायबिलिटी आता है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जो भी ज्यादा वैल्यू होता है वही टैक्सेबल लायबिलिटी होता है कंपनी का, ठीक। तो ये दोनों हम समझेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनीज के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और एट लास्ट की फॉरेन कंपनी के केस में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक कंपनी जब भी रहेगी, यही मेनली आता है एग्जाम में। तो टोटल इनकम तक आप समझ गए क्या करना है। अब आते हैं टैक्स पेबल यानी कि टैक्सेबल लायबिलिटी आप कैसे बनाओगे। तो पहले 4 पॉइंट तो सारे ही सेम है, लेकिन पहले 4 पॉइंट का वही जो फॉर्म में परसेंटेज था वही यहां भी है, ठीक।
बाकी 5 में से डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में दे रखा है तो मत लेना। जब स्पेसिफाई किया हो कि 111A का है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो ही लेना, जब बिना सेक्शन के दिया हो तो मत लेना, ध्यान रखना ये चीज को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इस सेक्शन के साथ दिया हो तो उस अमाउंट का 15% लेके यहां पे ले लेना, ठीक। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10%, 20%। 10% विदाउट इंडेक्सिंग होता है और 20% विद इंडेक्सिंग होता है। जनरली अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन के साथ या बिना सेक्शन के दिया हो तो भी आप यहीं पे लोगे और 20% ही हम लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं वो विद इंडेक्सिंग वाला ही होगा। तो सीधे जैसे मान लो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 20% निकालना और यहां पे लिख देना, तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%, ये इस सेक्शन के साथ मेंशन होना चाहिए तभी लेना यहां पे, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिना सेक्शन के हो तो कुछ नहीं करना, उस अमाउंट का 20% निकाल के यहां पे लिख देना, ठीक। उसके बाद आ जाओ चौथे पॉइंट पे। कोई भी विनिंग्स हुई है, यानी कि लॉटरी से, कार्ड से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, तो इससे अगर विनिंग्स हुई है अंडर सेक्शन 115BB तो उसका 30% निकालना और यहां पे लिख देना, ठीक। अब पहले 4 पॉइंट असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी यही थे, यही रेट था। यहां से आ जाओ डिफरेंस। देखो, जो असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म था वहां पे हम क्या करते थे, रिमेनिंग अदर इनकम में सीधे 30% निकाल देते थे ना। लेकिन ये गलती असेसमेंट ऑफ कंपनीज के टैक्सेबल लायबिलिटीज में मत करना, ठीक। पढ़ो ये चीज। इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स इन प्रीवियस ईयर दिस डज नॉट एक्सीड 400 crores, the tax shall be charged at the rate 25%. If exceed rupees 400 crore, then 30%. भाई सिंपल सी भाषा में आप समझो, इस टोटल टर्नओवर को टोटल इनकम मत मान लेना, ठीक है। ये टर्नओवर की बात हो रही है। अगर कंपनी का टोटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम था तो फिर रिमेनिंग अदर इनकम को आप लेना 25%, ठीक। अगर टोटल टर्नओवर कंपनी का प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से ज्यादा हो तब आप रिमेनिंग अदर इनकम का लोगे 30%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन है कि टर्नओवर प्रीवियस ईयर में कितना था कितना नहीं था, तब आप मानना कि वो 400 करोड़ से कम था टर्नओवर और 25% ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। 400 करोड़ से अगर टर्नओवर ज्यादा है प्रीवियस ईयर में तो फिर अदर इनकम का आप लोगे 30%। अगर 400 करोड़ से टर्नओवर कम है प्रीवियस ईयर में तो फिर आप अदर इनकम का लोगे 25%। समझ में आ गई बात को। अब बात आएगी कि अदर इनकम आएगा कैसे, तो रिमेनिंग अदर इनकम सेम उसी तरीके से आएगा जैसा हमने असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सीखा है। अब कई लोग होंगे जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो मैं उनके लिए यहाँ पे समझा दे रहा हूं कि रिमेनिंग अदर इनकम कैसे आएगा। और रिमेनिंग अदर इनकम बिना किसी फॉर्मूले के समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला लेके जैसे मैंने फॉर्म वाले वीडियो में समझाया था वैसे ही मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो रिमेनिंग अदर इनकम को पिछली वीडियो असेसमेंट ऑफ फॉर्म वाली वीडियो में भी ऐसे ही मैंने समझाया था, इसमें भी मैं समझा दे रहा हूं। मान लेते हैं कि टोटल इनकम जो है वो आपके क्वेश्चन में आ रखा है 2,80,000 रुपीज, ठीक है। और एक चीज लेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है आपका 40,000 रुपीज, ठीक है। तो अब हम टैक्सेबल लायबिलिटी यानी कि टैक्स पेबल हम कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अभी जैसे मैंने हेडिंग बताया तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है। तो आप ध्यान रखना हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट बनाते चलना, इससे आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, ठीक। अच्छा एक और चीज मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक और चीज मान लो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 20,000 रुपीज, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं मान रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन है उसमें आपका कैलकुलेशन पे ये आया है टोटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे दे रखा है। अब
अभी मैंने आपको समझाया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेना तो है, लेकिन इस सेक्शन के साथ अगर स्पेसिफाई है क्वेश्चन में तभी लेना है हमको। तो आप देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या 111A लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिख देता है यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 20,000, तब हम यहाँ उसका 15% लेके बाहर लिख देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 111A नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे ये 111A का नहीं है, और इसलिए इसको हम सीधे क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे नील। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, इसमें मैंने बताया था 10% विदाउट इंडेक्सिंग और 20% विद इंडेक्सिंग। अगर बिना सेक्शन के भी गिवन है तो हम मानते हैं कि वो विद इंडेक्सिंग है और 20% ही वाला ले लेते हैं यहाँ पे। तो सीधे 40,000 रुपीज दे रखा है तो इसका 20% आप निकाल दो, ये आ जाएगा आपका 40,000 का, देखो फिर यहां लिखना 20%, तो ये आ गया 8,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद क्या लेते हैं हम? उसके बाद हम लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%। तो क्या क्वेश्चन में है इस सेक्शन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? नहीं है, नील लिख दो आप यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लेते हैं विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स एटसेट्रा अंडर सेक्शन 115BB। कितना परसेंट लेते हैं इसमें? 30% लेते हैं। तो भाई 30%। तो क्या विनिंग्स है क्वेश्चन में? आपको दिख रहा है विनिंग्स? नहीं है, तो इसको भी नील करो। अब आ जाते हैं जो रिमेनिंग अदर इनकम है। तो फॉर्म वाले वीडियो में तो सीधे अदर इनकम का हम कितना परसेंट ले लेते हैं? सीधे हम अदर इनकम का ले लेते थे 30%। लेकिन अभी मैंने कंपनीज वाले में बताया, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल टर्नओवर कंपनी का प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से ज्यादा है तो फिर 30% लेना। अगर बोले 400 करोड़ से कम है टर्नओवर तो फिर 25% लेना। और क्वेश्चन में अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बताया है कि कितना टर्नओवर था प्रीवियस ईयर में, तो आप मानना कि 400 करोड़ से कम था। तो जब 400 करोड़ से कम मान रहे हो यहाँ पे तो कितना परसेंट लोगे? 25%। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन के लिए 25% होगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा 25 नहीं होगा। यहां हम मान रहे हैं कि 400 करोड़ से टर्नओवर कम है इसलिए 25% ले रहे हैं। ठीक, अब रिमेनिंग अदर इनकम कैसे आएगा? तो ये मैंने भाई समझा रखा था, फिर देख लो आप। टोटल इनकम में से जो भी इनकम यहां पे यूज हो चुका है, ध्यान रखना, टोटल इनकम में से जो भी इनकम यहां पे यूज हो चुका है उसको आप लेस करोगे, इसको नहीं, उसके ओरिजिनल अमाउंट को आप लेस करोगे। जैसे देखो, अब टोटल इनकम में से आप पहले तो ये बताओ मुझे कि इन चारों में से कौन सा यहाँ पे यूज दिख रहा है आपको? ये तो नील है, ये भी नील है, ये भी नील है। केवल ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे यूज है, तभी तो 8,000 रुपए आया है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस करना पड़ेगा। क्या और ये तीनों यूज है? नहीं यूज है, तो इसको छोड़ दो आप। तो टोटल इनकम कितना है क्वेश्चन में आपका? 2,80,000। तो आप लिखो यहाँ पे 2,80,000 रुपीज। उसमें से आपको लेस करना है क्या? जो यूज हो चुका है उसका ओरिजिनल अमाउंट। ये तीनों तो नहीं यूज है, इसको छोड़ दो। जो यहाँ पे यूज हो गया उसका ओरिजिनल अमाउंट देखो कितना है? 8,000 यहाँ था, लेकिन ये 8,000 किसका था? 40,000 का 20% 8,000 आया था, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट है 40,000। तो यहाँ ले लो 40,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आया? और ये वाला अमाउंट नहीं लेस करना है, जो यूज हुआ है उसका ओरिजिनल अमाउंट। तो 40,000 को आप लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक, तो ये हो गया 2,40,000। और अब यहां कितना ले रहे हैं हम? 25%, क्योंकि हम मान रहे हैं कि टर्नओवर 400 करोड़ से कम था। तो 2,40,000 का आप ले लो 25%। तो 2,40,000 रुपीज का 25%, ये आ गया 60,000 रुपीज। यहां पे लिखो आप। ठीक है, अब इन सबको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 68,000। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये मैंने समझा दिया रिमेनिंग अदर इनकम कैसे आएगा। फिर उसके बाद आप इसको यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग्स और अदर इनकम, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा आपका एक इनकम यहां पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऐड करते हैं सरचार्ज। तो फॉर्म वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो हम सरचार्ज लेते हैं 12%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है तो नहीं लेते हैं सरचार्ज। ठीक, लेकिन कंपनी के केस में सरचार्ज तो लेते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा केस डिफरेंट है। देखो आप यहां पे ध्यान से, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है
और 10 करोड़ से कम है, यानी कि 1 से 10 करोड़ के बीच में है, तो फिर सरचार्ज लोगे आप 7%। और जब टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप लोगे 12%। समझ में आया कि फर्म वाले में केवल एक ही केस था कि 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन यहां नहीं है ऐसा। कंपनी वाले में 2 केस ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में आपका टर्नओवर बता रहा हूं, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, तो इस वाले अमाउंट का आप 7% लोगे, ठीक, वो सरचार्ज हो जाएगा आप। लेकिन अगर टोटल इनकम जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो फिर आप इस वाले इनकम का लोगे 12%, वही हो जाएगा सरचार्ज, और यहां पे लिख दोगे, फिर दोनों को आप ऐड कर दोगे तो एक अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो भाई देख लो इस क्वेश्चन में यहां पे सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब सरचार्ज नील रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 68,000। सरचार्ज के बाद आता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ को अब फर्म वाले में केवल हम वहां पे 1 करोड़ वाला कंडीशन था तो उसी से देखते थे, लेकिन जैसा आप सरचार्ज में देख रहे हो कि 1 करोड़ और 10 करोड़ वाला केस है, तो वैसे ही मार्जिनल रिलीफ में भी 1 करोड़ और 10 करोड़ से कंपैरिजन करना होगा। तो इसका अभी एक क्वेश्चन से समझाऊंगा ना, तब इसको अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, आगे बताऊंगा इसको। ठीक है, तो भाई मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा थोड़ी ना है इनकम, तो यहां पे आप लिखोगे लेस मार्जिनल रिलीफ और कुछ नहीं होगा, यहां लिख दो आप नील, तो आपका आ गया 68,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वही सेम ऐड करते हैं हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस वाले अमाउंट का 4%। तो यहां आप लिखोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो भाई इसका निकाल लो 4%, 68,000 रुपीज का 4%। ये आ गया 2720। तो यहां पे आप लिखो 2720, फिर इसको ऐड कर दो इसमें 68,000 में, तो ये हो 68,000 प्लस 2720, ये आ गया 70,720, और ये ऑलरेडी टेंस पे राउंड ऑफ है, तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है हमें। जैसा मैंने बताया आपको कि एक टैक्सेबल लायबिलिटी तो ये आ गया। ठीक, तो पहले आप इसको लिख लो यहां पे टैक्सेबल लायबिलिटी ए। ठीक, उसके बाद अभी एक टैक्सेबल लायबिलिटी आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, फिर वो हो जाएगा टैक्सेबल लायबिलिटी बी। अब इसमें से और इस वाले में से जो भी ग्रेटर अमाउंट होगा वही होगा टैक्स पेएबल। ठीक, तो हम देख लेते हैं अगर टेंस पे राउंड ऑफ नहीं है तो क्या करना है। जैसे यहाँ पे होता 24, तो 24 20 के पास है कि 30 के पास है? भाई 24 20 के पास है, तो हम इसको लिख देते 20। कहने का मतलब ये लास्ट प्लेस जो जो टेंस प्लेस है ये राउंड ऑफ होनी चाहिए, तो उसको आप कर लेना। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ लिखा होता 70,724, तो इसको आप लिखते 70,720। समझ आया बात को? लिखा होता 70,728, तो ये 30 के पास था, तो हम लिख देते 70,730। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आप। तो एक बार फिर से आप इसको देख लो कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स पेएबल यानी कि टैक्सेबल लायबिलिटी कैसे आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% में रहेगा, और ये गिवन होना चाहिए 111A में तो ही लेना, अगर स्पेसिफाइड नहीं है सेक्शन के साथ तो मत लेना। ठीक है, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के साथ हो ना हो हमको यहीं पे लेना होता है अंडर सेक्शन 112 में, और 20% ही बेसिकली हम लेते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये विद इंडेक्सिंग है और 10% वाला विदाउट इंडेक्सिंग है, तो आप सीधे 20% निकाल के यहाँ लिख देना। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन के साथ होगा तभी उसका 10% निकालना और यहाँ लिखना। फिर कोई भी विनिंग्स हुई है तो अंडर सेक्शन 115B में निकालना और यहाँ पे लिख देना। फिर अदर इनकम, अगर टोटल टर्नओवर कंपनी का प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम है तो फिर 25%, अगर 400 करोड़ से टोटल टर्नओवर ज्यादा हो गया है तो फिर 30% निकालना अदर इनकम का। अदर इनकम कैसे आएगा अभी मैंने बताया है, आप बैक करके देख सकते हो। फिर उसके बाद इन पांचों को आप ऐड करोगे तो एक इनकम आएगी यहाँ पे। फिर आप लिखना ऐड सरचार्ज, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो फिर
आप इस वाले अमाउंट का 7% लोगे और वही सरचार्ज हो जाएगा, उसको ऐड कर लोगे। लेकिन अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो इस वाले इनकम का आप 12% लोगे और वो सरचार्ज हो जाएगा और उसको आप ऐड करना इसमें, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ, तो इसको अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा इसको, ठीक है। इसको भी कंपेयर करना होता है 1 करोड़ और 10 करोड़ से कंडीशन के मुताबिक। फिर उसके बाद यहाँ पे लेस करते हैं तो एक अमाउंट आता है। फिर उसके बाद आप ऐड करते हो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इस वाले अमाउंट का 4% निकालते हो, यहां लिखते हो, ऐड कर लेते हो, ये हो जाता है टैक्सेबल लायबिलिटी। तो अभी ये आया है टैक्सेबल लायबिलिटी ए। अब हम सीखेंगे कि मैट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मैट होता क्या है और हम क्यों बनाते हैं। तो पहले मैं ये पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। तो मैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शंस एंड इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। Taxpayers who are eligible to claim such deductions incentives may become zero tax companies or may end up paying marginal tax though they are capable of paying normal tax, hence ensuring not to completely disrupt the intention of introducing such incentives by taking it away indirectly, and also to ensure levy of tax on such zero tax marginal tax companies. Concept of minimum tax was introduced. This was introduced for companies in the name of minimum alternate tax to collect minimum tax to be paid by companies who are claiming profit linked deductions in such financial years wherein normal tax payable is lower than MAT. तो भाई जैसा कि आपको पता है कि जीटीआई के बाद डिडक्शन मिलता है कई सारा, तो कंपनी उन सारे डिडक्शंस का फायदा लेके कई बार जीरो टैक्स कंपनी बन जाती है। मतलब कि अपना टैक्स जीरो दिखा देती है कि भाई हमने तो इतने सारे डिडक्शन दिए थे, अब मेरा क्या कहते हैं एकदम जीरो हो गया है, जीरो टैक्स कंपनी में बन गया हो, या फिर बहुत ही जरा सा टैक्स दिखा देते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जैसे एक नॉर्मल टैक्स तो निकलता ही था इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, एक आता था टैक्सेबल लायबिलिटी। अब उसके बाद ये मैट से भी निकलेगा, उसके बाद ये वाले मैट को और उस वाले टैक्सेबल लायबिलिटी को कंपेयर किया जाएगा। जो भी ग्रेटर अमाउंट होगा वही टैक्सेबल लायबिलिटी होगा, उतना ही टैक्स पे होगा। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और ये सेक्शन आप याद रखना, सेक्शन 115JB, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगे बुक प्रॉफिट जो अंडर सेक्शन 115JB है उसका सीधे सीधे 15% आप ले लेना, ठीक है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115JB ये अमाउंट है, ठीक। तो इस वाले अमाउंट का आप सीधे 15% लेना, 15%, और यहाँ पे लिख देना, ठीक। उसके बाद क्योंकि अभी ये मैट भी किसका हम पढ़ रहे हैं, ये मैट भी डोमेस्टिक कंपनी का है, ठीक। तो एकदम सेम सरचार्ज का अमाउंट रहेगा जो ओरिजिनल वाले टैक्सेबल लायबिलिटी में था, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज ना होना, वो अलग नहीं होगा। तो सरचार्ज वही सेम कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा अगर इनकम है और 10 करोड़ से कम है तो सरचार्ज 7%, इस वाले अमाउंट पे 7% निकालना और यहाँ पे लिख के ऐड कर देना। अगर टोटल इनकम या फिर टोटल इनकम या फिर ये वाले बुक प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे होता था ना कि टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे वही है कि टोटल इनकम या फिर ये वाले बुक प्रॉफिट को कह रहा है, ठीक है। तो इस वाले बुक प्रॉफिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ से कम तो इसका ले लेना 7% और यहाँ पे ऐड कर देना इसमें, ठीक। उसके बाद अगर 10 करोड़ से ज्यादा है बुक प्रॉफिट तो फिर आप क्या करोगे, इस वाले बुक प्रॉफिट का आप 12% निकालना और यहां लिखना और ऐड कर लेना इसको, फिर एक अमाउंट आएगा। उसके बाद लेस करना मार्जिनल रिलीफ, ये अभी आगे बताऊंगा, कंपेयर करके ये भी करना है कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना अगर है तो कोई, फिर उसके बाद लेस कर दोगे, एक अमाउंट आएगा। उसके बाद ऐड करना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, इस वाले अमाउंट का 4% निकालना, ऐड कर देना। अब ये हो जाएगा टैक्स अंडर मैट, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जैसे मान लो कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ गया आपका, मैं एक अमाउंट अज्यूम कर रहा हूं, मान लो आ गया 70,000, ठीक है। और जो टैक्स अंडर मैट निकल के आया वो आया है आपका मान लो 80,000। तो अब देखो आप इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा अमाउंट है, तो ये वाला अमाउंट ग्रेटर है। तो फिर विच एवर इज ग्रेटर वही हो जाएगा हमारा टैक्स पेएबल या फिर टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ गया बात को। तो फिर से देख लो मैट वाला आप
कि भाई बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी रहेगा, उसका 15% निकालना, यहाँ लिख देना। उसके बाद सरचार्ज, क्योंकि ये डोमेस्टिक कंपनी है तो बुक प्रॉफिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम तो 7% सरचार्ज ऐड कर देना यहाँ पे, मतलब इसी का 7% निकालना और यहाँ लिख के ऐड कर लेना। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है बुक प्रॉफिट तो फिर इसका 12% लेना, यहाँ लिख लेना, ऐड कर देना इसमें। फिर मार्जिनल रिलीफ वो आगे बताऊंगा, यहाँ पे लेस कर दो, एक अमाउंट आएगा। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस वाले अमाउंट पे 4% लिखना है यहाँ पे और ऐड कर देना, तो आ जाएगा टैक्स अंडर मैट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक कंपनी में टैक्सेबल लायबिलिटी कैसे बनता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि टैक्स अंडर मैट कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये डोमेस्टिक कंपनी का। बाकी आगे फॉरेन कंपनी का होगा ना, तो जैसे उनका सरचार्ज 2% और 5% होता है, तो वो सब आगे बताऊंगा। ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के हैं दोनों। अब हम समझने जा रहे हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, तो इसको जरा ध्यान से देखना, एक दो बार देख लेना और फिर जब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तब शायद समझ में आए। तो जैसा कि मैंने ये बता रखा है आपको कि जैसे सरचार्ज में दो कंडीशन होती है ना, कि टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो फिर 7% लगता था, और जब टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। तो वैसे ही मार्जिनल रिलीफ का भी दो कंडीशन है। एक कंडीशन जब 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है इनकम, दूसरा कंडीशन जब टोटल इनकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो बस ये वाला मैं समझा रहा हूं, इसी के जैसे ये वाला भी होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ये वाला क्या लिखा है। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम शेल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹1 करोड़ बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स ₹1 करोड़। भाई देखो, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है, ध्यान से समझना इसको, 3 पार्ट में समझो इसको। सबसे पहले लिखा है कि टोटल इनकम जब 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है तब, और जैसा कि आपको पता है कि 1 करोड़ से जब इनकम ज्यादा रहती है तो उस पे नॉर्मल इनकम टैक्स के अलावा सरचार्ज भी लगता है। तो वही चीज लिखा है कि जब 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तो जो टोटल अमाउंट पेबल है एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम, मतलब वैसे इनकम पे कि जो 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, तो उस पे इनकम टैक्स और सरचार्ज जो पेबल है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब ये देख लेते हैं। डज नॉट एक्सीड द टोटल इनकम एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹1 करोड़। ये जो 1 करोड़ के इनकम पे इनकम टैक्स लगता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पहले तो ये देखो कि यहाँ इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों था, यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स है। अरे भाई, जब 1 करोड़ से ज्यादा है इनकम टैक्स तभी तो सरचार्ज लगेगा। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 1 करोड़ वाले से, तब थोड़ी ना सरचार्ज लगेगा उस पे। तो फिर से देखो यहाँ पे कि जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है 10 करोड़ से कम है तो उसका जो इनकम टैक्स और सरचार्ज आएगा, ऐसे करके जो ये सारे इनकम टैक्स आते हैं, फिर उसके बाद ये जो सरचार्ज आता है, इसको ऐड करके जो अमाउंट आती है, इसकी बात हो रही है। तो जो इनकम टैक्स और सरचार्ज आएगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? जो 1 करोड़ पे इनकम टैक्स लगा है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसे तो हर बार 1 करोड़ पे जो इनकम टैक्स लगा है वही कम आएगा, तो फिर ये सीधे सीधे इसी का क्यों नहीं निकाल देते? भाई आगे भी लिखा है कुछ कि कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान से समझना। बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड 1 करोड़। भाई जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे इनकम टैक्स और सरचार्ज लग रहा है, मतलब कि 1 करोड़ से इनकम ज्यादा है, तो वो इनकम जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है उसको और इस 1 करोड़ को आप कंपेयर करना। जितने से ये ज्यादा है, सपोज करो कि वो लिखा है 1 करोड़ 2 लाख रुपए था, ठीक? तो 1 करोड़ और 2 लाख, 1 करोड़ और 1 करोड़ 2 लाख में कितने का डिफरेंस है? 2 लाख रुपए का। तो इसका मतलब कि ये जो इनकम टैक्स और सरचार्ज इस वाले पे गया है और जो 1 करोड़ पे इनकम टैक्स आएगा, इन दोनों को कंपेयर करना, और वो जो कंपैरिजन है ये इस 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स का डिफरेंस इस 2 लाख रुपए से ज्यादा है, इसका मतलब कि उतना ही अमाउंट जितना ज्यादा है वो हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ। अभी एक बार फॉर्मूला से क्वेश्चन से देख लो, तब शायद समझ में आए, फिर दोबारा हम इस पे आएंगे अभी, ठीक है? तो इधर देखो, एक क्वेश्चन था, ऐसा हम मान रहे हैं कि उसमें शॉर्ट टर्म ये चारों ही नहीं थे, ठीक है? जब चारों नहीं है तो नील हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए नील, 112 नील, 112 ए नील, 115 बीबी ये भी नील हो गया। उसके बाद लेते हैं हम रिमेनिंग अदर इनकम। रिमेनिंग अदर इनकम नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके बैक करके देखो, मैंने समझा रखा है। तो रिमेनिंग अदर इनकम आता कैसे है? टोटल इनकम में से आप
यहां पे जो इनकम यूज हो गया है उसका ओरिजिनल अमाउंट को लेस करते हो, तो यहां तो कुछ ही नहीं यूज हुआ है। और हाँ, इस क्वेश्चन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल इनकम कितना है, 1 करोड़ 2 लाख रुपए, ठीक है। तो फिर 1 करोड़ 2 लाख में जब यहां पे कुछ भी नहीं यूज हुआ है तो इसका मतलब 0 माइनस होगा, मतलब यही हो गया रिमेनिंग अदर इनकम, ठीक। दूसरी चीज, जब क्वेश्चन में साइलेंट रहता है कि कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में कितना था, तो हम मानते हैं कि 400 करोड़ से ज्यादा, 400 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो फिर 25% लेते हैं उस पे। तो 1 करोड़ 2 लाख का 25% कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। तो ये आ गया 100,000 10,000 लाख 10 लाख 25,50,000, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे और कुछ था नहीं, इन सबको ऐड करो, यही हो गया 25,50,000। अब जैसा कि आपको पता है कि यहां टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा, ये भी मैंने पीछे समझा रखा है टैक्स पेबल, ठीक है। तो 1 करोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब सरचार्ज लगेगा। अच्छा, कितना सरचार्ज लगेगा, 7%। क्यों? क्योंकि यहां पे टोटल इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है। और जब 10 करोड़ से ज्यादा रहते इनकम तो हम 12% सरचार्ज लेते। तो यहाँ पे 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में था इनकम, 1 करोड़ 2 लाख था, तो हमने इस वाले अमाउंट का लिया 7%, ठीक। तो 25,50,000 का आप 7% कैलकुलेटर पे करो, आ गया 1,78,500, ठीक है। इसको ऐड कर दो, ये आया जो अमाउंट। अब यहां पे रुक जाओ, जैसा कि बताया था मैंने कि मार्जिनल रिलीफ भी कब आता है, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो ही। सेम जैसे सरचार्ज वाली 2 कंडीशन है, वैसे इसकी भी 2 कंडीशन होती है कि जब 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में हो इनकम, दूसरी कंडीशन जब 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो यहां तो ये 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है इनकम, तो मार्जिनल रिलीफ भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कुछ एमआर है कि नहीं है, ठीक। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अब कैसे आएगा मार्जिन रिलीफ, जो मैंने यहां पे अभी आपको पढ़ के बताया वो मैं अब लिख के दिखाऊंगा, तो शायद समझ में आए आपको, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो बोला था ना कि इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम, यही है वो इनकम टैक्स और सरचार्ज, मतलब कि ऑन, और ये जो ऑन सच इनकम यहां बोला है, वो ऑन सच इनकम कौन सी इनकम है, ये 1 करोड़ 2 लाख, ठीक है। कहने का मतलब था कि 1 करोड़, ये जो सच इनकम है, मतलब जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है, उस पे जो ये सारे इनकम टैक्स है और जो सरचार्ज लगेगा वो, तो ये आ गया हमारा, ठीक। अब हमको इससे किससे कंपैरिजन करना है, जो 1 करोड़ वाले पे जो इनकम टैक्स आया है वो। अच्छा, सरचार्ज नहीं आएगा, ध्यान रखना, 1 करोड़ पे सरचार्ज ही नहीं लगता है। तो जो 1 करोड़ के लिए हम वापस से अलग से एक कॉलम बनाएंगे और ये पूरा यहां तक बस कैलकुलेट करेंगे, यहां तक। फिर से बता रहा हूं, ये नहीं कैलकुलेट करना है क्योंकि 1 करोड़ तक के अमाउंट पे सरचार्ज नहीं लगता है। तो यहां तक का फिर से हमको एक साइड में छोटा सा बना लेना, जैसे यहां पे लिख लो आप। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो 15% ये नील है, और सेम वही जो इस क्वेश्चन में रहेगा वही लेना है, अलग से कुछ नहीं लेना है। फिर उसके बाद लॉन्ग, बस हम ये कर रहे हैं कि हम ये टैक्स पेबल बना रहे हैं, लेकिन किसका टैक्स पेबल हम बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं 1 करोड़ वाले का टैक्स पेबल। अच्छा, अगर यहाँ पे इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होता तो फिर हम 10 करोड़ से कंपेयर करते और यहाँ पे 10 करोड़ वाला टैक्स पेबल बनाते, ठीक है। तो अभी 1 करोड़ से ज्यादा है तो हम 1 करोड़ से कंपेयर कर रहे हैं, तो 112, फिर होता है इसमें 10% और 20%, तो ये भी हो गया नील। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ये हो जाएगा 10%, ये कितना है, ये भी नील है। उसके बाद लेते हैं हम विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स एटसेट्रा अंडर सेक्शन 115B, कितना परसेंट, तो 30%, ये भी नहीं है, नील कर दो इसको, मतलब सेम जो यहां पे था वही रहेगा। अब यहां से थोड़ा अलग हो जाएगा, रिमेनिंग अदर इनकम। रिमेनिंग अदर इनकम आता कैसे है भाई, रिमेनिंग अदर इनकम आता है टोटल इनकम में से ये चारों जो भी यूज हो चुका है, इन चारों में से उसका ओरिजिनल अमाउंट हम लेस करते हैं। तो यहाँ पे चारों ही नहीं यूज हुआ है, तो टोटल इनकम कितना था, अभी मैंने बोला ना ये 1 करोड़ 2 लाख रुपए वाली कंडीशन थी, तो इसको किससे कंपेयर करोगे आप, 1 करोड़ से। तो 1 करोड़ है टोटल इनकम, तो 1 करोड़ हो गया। अब रिमेनिंग, मतलब ये सारे इनकम में से कुछ यूज नहीं हुआ था, तो रिमेनिंग इनकम भी यही हो गया, ठीक। और कंपनी का टर्नओवर हम मान रहे हैं कि 25 मतलब कि कंपनी का टर्नओवर हम मान रहे हैं 400 करोड़ से कम है, तो इसलिए 25%, जैसा कि यहां पे लगा था, ठीक है। तो इसका 25% आप निकाल लो। तो 1 करोड़ का जब आप 25% निकालोगे, 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 25% निकालोगे तो ये आएगा 25 लाख रुपए, ठीक है। यहां लिख दो
25 लाख रुपए। ठीक, ऊपर कुछ है नहीं, इन चारों मतलब इन सबको ऐड करो, यही आ जाएगा वापस से 25 लाख रुपए। उसके बाद हम क्या लेते हैं, सरचार्ज। लेकिन यहां पे टोटल इनकम 1 करोड़ थी, और सरचार्ज कब लेते हैं, जब 1 करोड़ से ज्यादा होता है तब, तो यहां सरचार्ज तो नहीं लगेगा। ठीक, अब फिर से आओ इस पे, ये जो बोला था ना कि इनकम टैक्स और सरचार्ज को हमको कंपेयर करना है, तो किससे कंपेयर करना है, 1 करोड़ वाले इनकम टैक्स से। तो ये आ गया 1 करोड़ वाला इनकम टैक्स। अब इससे हम कंपैरिजन करेंगे। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे वो देखो। देखो भाई, 3 कॉलम बनाना आप, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, सबसे पहले यहां पे आप लिखना जो आपके क्वेश्चन में इनकम था, कितना है, 1 करोड़ 2 लाख रुपए। अच्छा, इसी सब का इस्तेमाल करना है, एक इसका और एक इसका। ठीक है, अच्छा यहां तक एक बार फिर से आप देख लो हमने क्या क्या किया। क्योंकि यहां पे इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, तो हमको सरचार्ज कैलकुलेट करना था, सॉरी मार्जिनल रिलीफ भी कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि यहां तक तो हो गया था, सरचार्ज तक तो हो गया। अब मार्जिनल रिलीफ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है, तो हम इसका कंपेरिजन करते हैं 1 करोड़ वाले इनकम से, जैसा कि हमने यहां पे किया 1 करोड़ वाले इनकम से। ठीक है, ठीक है, अगर यही चीज यहां पे 10 करोड़ से ज्यादा होता तो हम इसको 10 करोड़ से कंपैरिजन करते। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले आपने समझ गया कि यहां तक तो आ गया था। उसके बाद हमने 1 करोड़ वाला भी इनकम निकाल लिया कि टैक्सेबल इनकम कितना आया, बस यहां तक निकाल के छोड़ देना, सरचार्ज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम 1 करोड़ से कम है। ठीक है, सॉरी 1 करोड़ तक है, तो 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता है। अब ये वाला स्टेप है, तो इसमें क्या क्या करना है वो देखो आप। सबसे पहले जो क्वेश्चन में इनकम था वो लिख दो, 1 करोड़ 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद यहां लिख दो आप 1 करोड़ रुपए। ठीक, जैसे अगर यहां 10 करोड़ से ज्यादा होता तो हम यहां 10 करोड़ से कंपैरिजन करते। ठीक, समझ में आ गया। अब ध्यान से, यहां पे कितने कितने परसेंट यूज हुए हैं, एक हुआ है 25%, ये 1 करोड़ 2 लाख वाले में, और एक हुआ है 7%। तो यहां लिख लो आप 25% और 7%। और ऊपर भी कोई अगर यूज हुआ होता तो वो भी लिखते, ऊपर कोई भी नहीं यूज हुआ है परसेंटेज, बाकी इसका लिखने कोई मतलब नहीं, मेन बस देखो। तो 1 करोड़ 2 लाख रुपए पे 1 करोड़ 2 लाख रुपए पे 25% और फिर 7% निकालने पे ये वाली वैल्यू आई है। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहां पे लिख दो, 27,28,500 रुपीज। ठीक, उसके बाद 1 करोड़ वाले में क्या क्या यूज हुआ है, अगर यहां से भी कोई परसेंटेज हुआ तो वो भी लिख देते, यहां सिर्फ 25% यूज हुआ है तो लिखो आप 25%। कितना आया है, 25 लाख रुपए। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला था हमसे, यही जो मैंने बुक में आपको पॉइंट पढ़ाया था, यही चीज लिखा था कि जो इनकम टैक्स और सरचार्ज ऑन सच इनकम, यहां पे ये वही ऑन सच इनकम है जो बुक में यहां पे बोला था ना कि जो इनकम टैक्स और सरचार्ज सच इनकम पे आ रहा है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा वाले इनकम पे जो इनकम टैक्स और सरचार्ज आ रहा है उसको हमको कंपेयर करना था। किससे कंपेयर करना था, 1 करोड़ वाले इनकम टैक्स से। अब कंपेयर देखो कैसे करना है, सिंपली इसको इससे माइनस कर दो। जब 1 करोड़ 2 लाख माइनस 1 करोड़ आप करोगे, कैलकुलेटर पे करके देखना, तो आएगा 2 लाख रुपीज। ठीक, और जब 27,28,500 में से ये 25 लाख माइनस करोगे तब क्या आएगा, 27,28,500 माइनस 25 लाख, तो ये आ गया 2,28,500। इसको आप यहां पे लिख दो। ठीक, इतना समझ में आ गया कि हमने बस इसको माइनस कर दिया। क्वेश्चन में यही बोला था कि 1 करोड़ 2 लाख पे जो इनकम टैक्स आया है और सरचार्ज आया है उसको हमको कंपैरिजन करना है, किससे, 1 करोड़ वाले इनकम टैक्स से हमको कंपैरिजन करना है। हमने कर लिया, ये आ गया 2 लाख रुपए, ये आ गया 2,28,500। लास्ट वाले लाइन में यही चीज लिखी थी कि बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड 1 करोड़। भाई मैंने आपसे क्या बोला था मार्जिन रिलीफ पढ़ाते समय कि
ये 1 करोड़ पे जो टैक्स लगता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब ये ध्यान से देखना, उतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना 1 करोड़ 2 लाख और इस 1 करोड़ के इनकम के बीच में डिफरेंस है। कहने का मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हो कि 1 करोड़ और 1 करोड़ 2 लाख में डिफरेंस कितना है, तो 2 लाख रुपीस, और 25 लाख और 27 लाख 28,500 में डिफरेंस कितना है, 2 लाख 28,500। और मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यही कहता है कि 1 करोड़ से ज्यादा वाले इनकम पे जो आया है इनकम टैक्स और सरचार्ज, वो 1 करोड़ वाले इनकम टैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उतना ही होना चाहिए जितना ये है या उससे कम होना चाहिए। इससे मतलब इनकम के डिफरेंस से जहां ये ज्यादा आया तो जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा वही हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ। तो जैसा कि आप देख रहे हो इनकम का डिफरेंस था 2 लाख और टैक्स का डिफरेंस था 2,28,500। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28,500। 28,500 रुपीज आपका हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और एक इजी तरीका बताऊं कि कैसे आप पहचानोगे कि मार्जिनल रिलीफ आपको देना है कि नहीं देना है। जब ये क्या है, ये टैक्स है, ये भी टैक्स है, ध्यान से देखना, जब टैक्स इनकम वाले डिफरेंस से ज्यादा आए तो फिर उस कंडीशन में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहां टैक्स का डिफरेंस कितना है, 2,28,500 और इनकम का डिफरेंस कितना है, 2 लाख रुपीस। तो क्या इनकम का डिफरेंस से ज्यादा है टैक्स का डिफरेंस? हाँ ज्यादा है। तो जब भी टैक्स का डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से ज्यादा हो तो फिर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो जैसा आप देख रहे हो यहां टैक्स का डिफरेंस ज्यादा था इनकम के डिफरेंस से, इसलिए मार्जिनल रिलीफ मिला। फिर से देख लो आप इसको, यहां बोला गया था कि जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है, तो जो टोटल अमाउंट पेबल है एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इस वाले इनकम पे वो ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 करोड़ के इनकम टैक्स से। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? जितना 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा वाले इनकम में डिफरेंस है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 1 करोड़ 2 लाख वाला टैक्सेबल लायबिलिटी बनाया, उसके बाद सरचार्ज पे आके हमने रोक दिया। फिर ये 1 करोड़ से हमने कंपेयर किया तो ये आया 25 लाख। फिर हमने 3 कॉलम बनाए, पहले में हमने लिखा 1 करोड़ 2 लाख, दूसरे में 1 करोड़। अब इसको माइनस कर देते हैं हम, तो ये आ गया डिफरेंस इसका। फिर उसके बाद यहाँ ये जो टैक्स आया है ये वाला वो लिखते हैं, और यहाँ पे जो 1 करोड़ वाले में आता है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद इसका डिफरेंस लेते हैं और इसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक, फिर हमने देखा कि जो टैक्स का डिफरेंस था वो इनकम के डिफरेंस से ज्यादा आया है, और वही चीज मार्जिन रिलीफ में बोला गया है कि जब भी टैक्स का डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से ज्यादा हो तो जितने भी अमाउंट से ज्यादा है उतना अमाउंट हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ। तो जैसा कि यहाँ पे टैक्स का डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से ज्यादा था तो इसलिए हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया और ये हो जाएगा 28,500 मार्जिनल रिलीफ। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 28,500, 28,500। इसको हम लेस कर लेंगे इस वाले इनकम से, 27 लाख 28,500। इसमें से माइनस करेंगे हम 28,500, ये कितना आ गया, 27 लाख रुपीस। ठीक है, 27 लाख रुपीस। उसके बाद हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, 4%। तो इस वाले अमाउंट पे 4% लेंगे हम, तो इसका 4% लेंगे तो आ जाएगा 1,08,000 रुपीज, 1,08,000 रुपीज। इसको आप ऐड कर दो 27 लाख में, यह आ गया 28,08,000 रुपीज टैक्सेबल लायबिलिटी या फिर टैक्स पेबल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर टैक्स वाला डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से कम होता तो फिर कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, इस वाले लाइन को बस याद रखना कि टैक्स का डिफरेंस अगर इनकम के डिफरेंस से ज्यादा है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टैक्स वाला डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से ज्यादा था तो इतना हो गया मार्जिनल रिलीफ। ऐसे ही सेम 10 करोड़ वाला होगा, जब 10 करोड़ से ज्यादा है तो 10 करोड़ से कंपेयर करना और सेम तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे कि जो डोमेस्टिक कंपनी का हमने टैक्स लायबिलिटी देखा है वो हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 एससी मेहरोत्रा की बुक है ये, असेसमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर। और डोमेस्टिक कंपनी इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालना है इसमें, टोटल इनकम निकालना है और टैक्स पेबल निकालना है। ठीक है,
तो भाई देखो, टैक्स पेबल बोल दिया, कंपनी की बात हो रही है, और बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी भी दे रखा है। इसका मतलब कि इसमें एक नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा मैट भी बनेगा। फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वही टैक्स लायबिलिटी होगा, ठीक है। और टोटल इनकम कैसे आएगा वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोनेशंस टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब यहां बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है, डिडक्शन करने के बाद जो डोनेशन मिला है अप्रूव चैरिटेबल, जो डोनेशन दिया गया है अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो आपको कैसे पता लगेगा ये ऐड करना है या नहीं ऐड करना है? भाई देखो, मेरे चैनल पे जाना आप और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, उसके बाद यहाँ पे होगा असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। इसमें आप जाना, तो जो ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है ना, इसमें बुक प्रॉफिट और टोटल इनकम देख लेना आप। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अलग से बुक प्रॉफिट टोटल इनकम नहीं निकालना है कंपनी वाले में, ये चैप्टर और फॉर्म वाला चैप्टर काफी इंटरलिंक है। तो वहां पे जो बुक प्रॉफिट और टोटल इनकम मैंने समझा रखा है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने में मदद करेगा, तो वो जरूर देख लो आप, भले ही 1.5x पे करके देख लेना, लेकिन देख लेना, ठीक है। तो जैसा कि देखो, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोनेशंस टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, और ये डोनेशन को डिडक्ट कर दिया गया है, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब कि ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया गया है। तो और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई भी एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिए गए हैं, मतलब कि नेट प्रॉफिट में से लेस कर दिए गए हैं, तो वैसे एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना है 1,30,000, इसमें डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ऐड कर लेना। देखो कितना लिखा हुआ है, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक 30,000 रुपीज। तो इस 30,000 को ऐड करोगे जब आप, तो ये हो जाएगा 1,60,000 रुपीज। ये आएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर और कुछ भी प्रॉफिट होगा इनकम का तो वो भी ऐड कर लेना, तो वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, नहीं तो फिर यही रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक। तो इसके लिए भाई आप वापस से मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, 80G की वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लो। ये जैसे ही आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आप खुद पहचान जाओगे कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो अगर डोनेशन जाता है वो आता है 80G में। तो जब 80G में आता है तो वहां पे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद GTI में से लेस करते हैं डिडक्शन में इसको, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, ये ऐड होगा। फिर डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ग्रॉस 60,000, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऐड होगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सॉरी ये है कैपिटल गेन का, तो ये भी टोटल इनकम में आता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी 8 लाख रुपीज। इसको मत ऐड कर देना कि अरे ये तो बुक प्रॉफिट ही है, बिजनेस इनकम ही तो है, नहीं। जब लिखा है अंडर सेक्शन 115 जेबी, इसका मतलब कि ये बस मैट के टैक्स लायबिलिटी के लिए काम आएगा। इसका आपके टोटल इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में कोई काम नहीं होगा, ना ही नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में भी इसका कोई काम नहीं होगा। सीधे इसका जब अलग से मैट बनाएंगे तब काम आएगा। आगे जो लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिपॉजिट किया था 15,000 रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नोट्स में, नो डिडक्शन इज अवेलेबल टू द कंपनी रिगार्डिंग डिपॉजिट इन IDBI। तो उसमें डिपॉजिट के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलना है। आगे लिखा है द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अ ग्रॉस डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 लाख, इसका भी कोई काम नहीं है हमको। तो हमको यहाँ पे टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लें टोटल इनकम, उसी की मदद से हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आपका वो यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है। अब जैसे हम फॉर्म में उतना लंबा प्रोसेस जाते थे वैसे नहीं जाना है, यहाँ पे सीधे सीधे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, तो आप लिखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैसे आएगा ये, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है आफ्टर डिडक्टिंग डोनेशन, और जैसा कि हमको पता है कि डोनेशन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है तो उसको ये ऐड नहीं कर सकते, वो एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना था डिडक्ट करने के बाद 1,30,000 रुपीज। तो पहले आप इसको यहाँ पे लिखो 1,30,000 रुपीज, और फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दो डोनेशंस। डोनेशंस है कितना, है आपका 30,000 रुपीज। दोनों को ऐड करो
तो यह आ गया 1,60,000। अभी इनर कॉलम में लिखते चलो आप, ठीक है। अच्छा नहीं, इसको डायरेक्टली बाहर लिखो। 1,60,000 हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा है, डोनेशन, तो वो भाई जीटीआई से लेस होगा, डिडक्शन में आता है 80G में। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। तो यहाँ हेडिंग डाल लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। क्या क्या है उसमें, सबसे पहले दे रखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहां लिखो आप इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज। तो अभी इनर कॉलम में पहले लिखो आप। उसके बाद फिर है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये भी ऐड होगा, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। इन सारे हेड्स की भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कितना है 60,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद और कुछ है नहीं, इन दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो गया ये 70,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन हेडिंग में आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट कितना है, अमाउंट है 50,000 रुपीज, और कुछ नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद और किसी हेड से कोई इनकम नहीं है, इन तीनों को आप ऐड करो, तो 1,60,000 प्लस 70,000 और प्लस 50,000, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2,80,000 रुपीज। अभी ये क्या आया है, ये आया है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि GTI। अब इसमें से हम क्या लेस करते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो यहां पे और किसी सेक्शन से रिलेटेड डिडक्शन नहीं है, किससे है, यहां पे लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G दे रखा है, तो 80G आप यहां पे लिखो। और अब 80G का हमको पता है, हम एक चार्ट के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, आप वीडियो देख सकते हो 80G की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो 80G हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एक चार्ट के थ्रू। इसको आप दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हो, यहां लिखते हो नो लिमिट, इधर लिखते हो आप विथ लिमिट। फिर नो लिमिट को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक 100%, एक 50%, और इधर विथ लिमिट ये भी 100%, ये भी 50%। इधर आपको नो लिमिट से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इधर कोई लिमिट नहीं है, जो भी यहां वाले में आएगा उसका सीधे 100% अलाउ होगा, जो यहां आएगा उसका 50% अलाउ होगा। यहां जो आएगा पहले हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये होती है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, और इधर कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन में बोला है डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लिखा है और कुछ मेंशन नहीं है, तो वो डी में जाता है। बाकी ए बी सी में क्या आता है, आप 80G वाली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज, सीधे आप यहां पे लिखो, ठीक है। अब यहां होता तो सीधे अलाउ था, लेकिन यहां साफ साफ लिखा है विथ लिमिट, तो पहले लिमिट निकालो आप। अब लिमिट कैसे निकलेगा, तो यहां पे पहले आप 2 लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद लिमिट निकालने का होता है फॉर्मूला 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान रखना, टोटल इनकम का 10%, ग्रॉस टोटल इनकम का 10% मत निकालना, एडजस्टेड GTI का 10% लेना है। तो अब ये भी पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे GTI। GTI है कितना, इस क्वेश्चन में आया कितना है आपका 2,80,000 रुपीज। उसमें से आप लेस करोगे 3 चीज। सबसे पहले कोई भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, नील लिख दो। उसके बाद क्या कोई डिडक्शन है, सॉरी, उसके बाद क्या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो हाँ है, इस क्वेश्चन में कितना है दिया हुआ है 50,000 रुपीज, ठीक है, तो वो ले लो यहाँ पे। उसके बाद लेते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन
अगर इस सेक्शन के साथ स्पेसिफाई है तो, इस सेक्शन के साथ स्पेसिफाई नहीं है तो मत लेना। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसे भी नहीं दे रखा है, नहीं लेना है, नील लिख दो। तो बस 2,80,000 में आप ये 50,000 रुपीज लेस कर दो तो ये आ जाएगा 2,30,000 रुपीज। ये क्या आ गया? ये आ गया एडजस्टेड जीटीआई। ठीक, अब इसको यहां पे पुट करो तो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई कितना आ गया? 2,30,000। इसका 10% निकालो, आ गया 23,000 रुपीज। ये आ गई लिमिट। ठीक, इस लिमिट को आप यहां पे पुट करो 23,000 रुपीज, यहां पे पुट कर दो आप लिमिट। अब जब यहां पे आप पुट कर दोगे तो कंपेयर करो। पहले ध्यान रखना, पहले हम यहां यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां 100% है तो ज्यादा फायदा मिलेगा यहां पे। लेकिन जैसा कि देख रहे हो यहां पे नील वैल्यू है तो यहां क्या ही यूटिलाइज होगा, तो सीधे हम यहां से कंपेयर करेंगे। ठीक, सबसे पहला काम आपका इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा है? तो ये वाला ज्यादा है। और यहां क्या लिखा है? विथ लिमिट। लिमिट कितनी है? 23,000। तो मतलब कि इन दोनों को मिला के 23,000 रुपीज से ज्यादा अलाउ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आप यहां देखो, यहां नील है तो इससे तो मतलब नहीं है। यहां था 30,000 तो ये 30,000 का पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट में केवल 23,000 है। कितना यहाँ एक्सेस है? 7,000। उसको छोड़ दो, सीधे जितना लिमिट के अंदर है वो लिख लो। भाई फिर से समझो इसको, लिमिट था 23,000 रुपीज और यहाँ है 30,000 रुपीज। दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमने देखा लिमिट कम है और ये अमाउंट लिमिट से ज्यादा है। तो जितना लिमिट में अलाउ है वो लिख लो। इसमें से केवल 23,000 रुपए का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो हमने निकाल लिया कि इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देख लो ये 100% है कि 50% है, तो 50% है। तो 23,000 का 50% आप कैलकुलेट कर लो। 23,000 का 50%, ये आ गया 11,500। बाकी ए में नील था, बी में नील था, सी में नील था, डी में अकेले आया 11,500। तो इसका मतलब 80G की वैल्यू जो हो गई वो आ गई 11,500 रुपीज। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस लिमिट से आपने कंपेयर किया तो लिमिट इसमें से केवल 23,000 लिमिट में था तो पहले हमने वो लिखा। फिर यहाँ पे 50% वाली कैटेगरी थी तो उसका 50% निकाल दिया, वही हो गया ये वाली वैल्यू। और कुछ था नहीं तो 80G का टोटल वैल्यू भी 11,500 हो गया। तो और कोई सेक्शन से डिडक्शन है नहीं, सीधे लिखो यहाँ पे 11,500 और जीटीआई से आप लेस कर लो इसको। 2,80,000 माइनस 11,500, ये आ गया 2,68,500 रुपीज। ये क्या आया? ये आ गया टोटल इनकम। इसी की मदद से हम निकालेंगे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। ठीक, बार बार मैं नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कंपनी का केस है, यहां अभी हम मैट वाला भी टैक्सेबल लायबिलिटी बनाएंगे। तो पहले हम निकाल लें नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इस क्वेश्चन में टैक्स पेएबल बोला है वही मतलब होता है। ठीक है, जो भी असेसमेंट ईयर है आपकी बुक में आप वो लिख लो यहां पे। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में हम पूरा फॉर्मूला बनाते चलेंगे ताकि हमको एग्जाम में अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और इजी हो जाता है ऐसे आप हर क्वेश्चन में करते चलना तो एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इस सेक्शन के साथ दिया है तो, नहीं दिया है इसलिए लिख दो नील। इसका लेते हैं वैसे 15%, नहीं है नील लिख दो। फिर होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 10%, 20%, 10% विदाउट इंडेक्सिंग, 20% विद इंडेक्सिंग। नॉर्मली क्वेश्चन में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है विथ और विदाउट सेक्शन, हम सीधे उसका 20% निकाल के लिख देते हैं क्योंकि हम मानते हैं ऑलरेडी विथ इंडेक्सिंग है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 50,000 रुपीज, तो यानी कि वो यहाँ पे आएगा। तो लिखो आप 50,000 रुपीज और कितना परसेंट, 20%। तो 50,000 का 20% आप कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, यहां लिखो आप। उसके बाद क्या लेते हैं हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना परसेंट, 10%। इस सेक्शन के साथ हो तो, नहीं है नील लिखो। उसके बाद विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स एटसेट्रा अंडर सेक्शन 115BB 30%, नहीं है नील लिख दो। यहां तक का कंसेप्ट फॉर्म में भी सेम था। यहां से
रेट्स चेंज हो जाएंगे। और अभी ये डोमेस्टिक कंपनी का हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी का रेट्स ये है जो अभी लिखवाने जा रहा हूं, और पीछे मैंने समझाया भी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखो आप रिमेनिंग अदर इनकम। हमने क्या पढ़ा था, अगर टर्नओवर कंपनी का प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ रुपए से कम है तो 25% लेते हैं, अगर 400 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है कंपनी का तो फिर हम लेते हैं 30%। क्वेश्चन में यहां कुछ मेंशन नहीं है टर्नओवर के बारे में, तो हम मानेंगे कि 400 करोड़ से कम है और 25% निकालेंगे रिमेनिंग इनकम का। रिमेनिंग इनकम मैंने समझा रखा है, वो सब भी पीछे आप बैक करके देख सकते हो कैसे आता है। टोटल इनकम कितना है इस क्वेश्चन में, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, टोटल इनकम है 2,68,500। तो लिखो आप 2,68,500। उसमें से माइनस क्या करते हैं, इन चारों में से जो भी यहां पे यूज हो गया है उसका ओरिजिनल अमाउंट। फिर से सुनो, इन चारों में से जो भी यहां पे यूज हो चुका है उसका ओरिजिनल अमाउंट, ये नहीं यूज हुआ है, ये भी नहीं यूज हुआ है, ये भी नहीं यूज हुआ है, सीधे इसका ओरिजिनल अमाउंट उठा लो। ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए यहां लिखो और कुछ था नहीं, सीधे लेस करो इसको। 2,68,500 माइनस 50,000 रुपीज कितना आ गया, 2,18,500। ठीक है, यहां लिखो आप 2,18,500। अच्छा, यहां हम क्या मान रहे हैं कि टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, तो कितना परसेंट लेंगे, 25%। ठीक, तो 2,18,500 का 25% कितना आ गया, 54,625। यहां पे लिख दो। ऐड करो इन सबको, और कुछ था नहीं, तो 54,625 प्लस 10,000, ये कितना आ गया, 64,625। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज को कब ऐड करते हैं, जब टोटल इनकम 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में हो तब 7% लेते हैं, जब 10 करोड़ से ज्यादा हो टोटल इनकम तो 12% लेते हैं। यहां पे नहीं है ऐसा कोई भी कंडीशन, नील लिखो और वापस से ये अमाउंट नोट डाउन कर दो। अब जब हमको पता चल गया कि वो वाली कंडीशन जब नहीं है तो इसका मतलब कि मार्जिनल रिलीफ भी नील आएगा, सॉरी नील बता रहा हूं, मतलब होगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर टोटल इनकम, इसमें भी सेम वही कंडीशन लगती है कि टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो, और एक होता है 10 करोड़ से ज्यादा हो तो कंपेयर करते हैं, ये भी मैंने पीछे समझाया है। ठीक है, तो भाई ये भी कुछ नहीं होगा क्योंकि 1 करोड़ से कम ही है इनकम, तो सीधे यही लिख दो। ठीक, हाँ, उसके बाद अब हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट, 4%। इस वाले अमाउंट का 4%, 64625 का 4% कितना आ गया, 2585। यहां लिखिए आप 85। ऐड करो आप दोनों को, ये आ गया 67,210। और ये ऑलरेडी 10th प्लेस पे राउंड ऑफ है तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको आप नाम दे दो टैक्स पेबल, टैक्स लाइबिलिटी नाम दे दो इसको आप ए। अब हम मैट वाला निकालेंगे, उसको बी लिखना, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा वही होगा इस क्वेश्चन का टैक्स पेबल। अब हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे टैक्स अंडर मैट, टैक्स अंडर मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये भी मैंने पीछे समझा रखा है, बैक करके देख सकते हो। तो भाई इसमें हम क्या करते हैं, जो बुक प्रॉफिट होता है अंडर सेक्शन 115 जेबी का, उसका हम सीधे सीधे कितना परसेंट ले लेते हैं, 15%। तो क्वेश्चन में देखो आप क्या लिखा है, बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी इज 8 लाख रुपीज। सीधे यहां लो 8 लाख रुपीज का 15%। ठीक है, 8 लाख का 15% कितना आ गया, 1,20,000 रुपीज। यहां पे लिखो आप। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे इसमें अब
उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना है जैसे हम नॉर्मल वाले में गए हैं, ये सब मैंने पीछे समझाया हुआ है। उसके बाद सीधे अगर क्वेश्चन में ये बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा दिया होता तो फिर यहाँ पे सरचार्ज होता, जब 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज नहीं होगा। फिर भी यहाँ लिख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सरचार्ज जो है वो नील रहेगा। ठीक है, यही आ गया वापस से 1,20,000 रुपीज। फिर जब बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो इसका मार्जिनल रिलीफ भी जो है वो भी नील रहेगा। तो वापस से लिख दो आप 1,20,000 रुपीज। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करते हैं इसमें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट, तो 4% इस वाले अमाउंट का, 1,20,000 @ 4%। इसको कैलकुलेट करो आप कैलकुलेटर पे, इसका 4% आ गया 4,800, यानी कि 4,800 रुपीज। ऐड कर दो आप इसको, इन दोनों को आप ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1,24,800। ठीक है, तो ये आ गया आपका टैक्स अंडर मैट, इसको नाम दे दो बी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं भाई, सिंपली यहां लिख देते हैं टैक्स पेबल ए और बी विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। तो आप देखो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितना है, 67,210। देख लो डिडक्शन लेने का कितना फायदा होता है, ऐसे डिडक्शन लेके सब अपना टैक्स इतना कम दिखाने लग रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कि जब मैट से भी कम होगा आपका टैक्स तो आपको मिनिमम इतना तो टैक्स पे करना ही होगा। आप बच नहीं सकते हो कि आप डिडक्शन दिखा के आप फायदा इतना ले रहे हो। समझ में आया बात को? तो यहां देखो आप, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, साफ साफ पता चल रहा है 1,24,800। तो यहां लिखोगे आप कि hence tax payable is 1,24,800 रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे टोटल इनकम पूछा था, टोटल इनकम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। यहाँ पे है हमारा, ये था ऐसे हमने टोटल इनकम निकाला था, आया है 2,68,500। फिर उसके बाद हमने 80G का कैलकुलेशन किया हुआ है। और ये है हमारा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 67,210। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया टैक्स अंडर मैट 1,24,800। दोनों को कंपेयर किया, ये वाला ज्यादा था, यही होगा टैक्स पेबल।